हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा स्पेशली, जिसका आपका जो असेसमेंट है वो आपको क्विक दे दिया जाएगा ताकि आप अपने आप को बेटर एसेस कर सके और प्रिपरेशन को और बेटर बना सके। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, वाई आंगनबाड़ी नीड अर्जेंट री इमेजिंग। तो कैसे हमें अपना जो आंगनबाड़ी का पूरा फैसिलिटी है उसको ठीक करना है ताकि हम जो नेशनल गोल है हमारा डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 उसको हम अचीव कर सके। तो अभी जो चाइल्ड होते हैं वो देश का भविष्य होती है, वो फ्यूचर की ह्यूमन कैपिटल होती है। तो उनके डेवलपमेंट के ऊपर उनका आपका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर देश का जो पूरा दारोमदार है वो टिका हुआ रहता है। तो इसीलिए हमें हर चाइल्ड को हर बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी है और वो चाइल्ड लेवल से ही, मतलब चाइल्डहुड स्टेज से ही, चाइल्डहुड के भी पहले जो स्टेज होता है उस स्टेज से ही उनको मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो देना ज़रूरी है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि जो मेन आर्ग्यूमेंट है कि विकसित भारत बाय 2047 बनने के लिए हमें हाउ वी ट्रीट आवर यंगेस्ट चिल्ड्रन टुडे, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो करेंटली अगर हम आंगनबाड़ी सिस्टम को देखें, उसको व्यू करें, तो प्राइमरीली क्या है, वो आपका न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरह सिर्फ काम करता है। जबकि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ वाइब्रेंट हब फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए आंगनबाड़ी को और रोबस्ट और बेटर बनाना ज़रूरी है। तो इससे अगर जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर को बेटर करेंगे जिसमें आपका डेवलपमेंट भी होगा, केयर भी उनको मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा along with न्यूट्रिशनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो इससे हमें क्या ट्रिपल बेनिफिट मिल सकती है, 3 डायमेंशन में हमें, या फिर 3 साइमल्टेनियस क्या बेनिफिट हमें इससे मिल सकती है। चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, बेटर कॉग्निटिव उनका जो हेल्थ है वो डेवलप होगा। तो इससे जो आपका बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा जो चिल्ड्रन है उनका। तो कॉग्निटिव से क्या है, जो बुद्धिमत्ता का विकास है, और इससे क्या होगा, जो सोशल फाउंडेशन है वो और आपका स्ट्रांग होगा। अभी जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं या फिर जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं उनका ब्रेन का जो 85% विकास है वो बाय द एज ऑफ 6 हो जाता है। तो इसीलिए 3 to 6 इयर्स का जो एज है अर्ली चाइल्डहुड केयर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें खाना, जिस तरीके से फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए बेटर न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से उनका ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी उनको अर्ली केयर एंड एजुकेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। फॉर वुमेन क्या होगा, तो जब आपका आंगनबाड़ी सेंटर्स बेटर चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ देंगी और क्रैश की तरह काम करेगी, या फिर आपकी जो चाइल्ड केयर, डे चाइल्ड केयर फैसिलिटी जो है वो अगर देती है, तो जो उनके मदर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे और वो वर्क फोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे जिससे उनका जो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ेगा। फॉर द इकोनॉमी अगर देखें तो इसमें यह है कि हाई रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हाई ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ₹13 रिटर्न फॉर एवरी वन इन्वेस्टेड इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगा उससे जो चाइल्ड होंगी उनकी फ्यूचर की अर्निंग जो पोटेंशियलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए ये 3 तरह के डेवलपमेंट जो है आपके, एक बेटर चिल्ड्रन होंगे, वुमेन का लाइफ बेटर होगा, और फ्यूचर में इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी देखा जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विकसित भारत का गोल को लिंक करके देख सकते हैं कि जो 50% महिलाएं हैं वो फ्री हो जाएंगी, फिर इकोनॉमी जो है उसको रिटर्न मिलेगा, और जो चाइल्ड है उनका बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। द भविष्य
भवन कॉन्सेप्ट। तो ये भविष्य भवन कॉन्सेप्ट क्या है? द प्रपोजल इज टू रीब्रांड एंड अपग्रेड आंगनबाड़ी इनटू भविष्य भवन्स। तो अभी जो आंगनबाड़ी है उनको हमें भविष्य भवन की तरह देखना है, क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर। तो अभी 4 घंटे का आंगनवाड़ी का टाइम होता है, तो इसको 7 घंटे तक बढ़ाने की बात की जा रही है। टू फंक्शन एज डे केयर की तरह भी काम करे, क्योंकि जब 60 घंटे चलेंगे तो जो मदर है वो आपका 6 आवर्स का ड्यूटी करके फ्री होके फिर से चाइल्ड को केयर कर पाएंगी, और जिस समय काम करेंगे उस समय उनको चाइल्ड का फिक्र भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी जो आंगनबाड़ी है उसमें अच्छे से खेलेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पढ़ लिख भी लेंगे। तो डे केयर की तरह भी काम करेगी। और जो आपकी आंगनबाड़ी वर्कर है उनका रीट्रेनिंग भी करना ज़रूरी है एज लेजिटिमेट अर्ली एजुकेटर। तो अभी हम आंगनबाड़ी वर्कर को सिर्फ आया की तरह देखते हैं, तो वो चीज़ हमें फिक्स करना ज़रूरी है। इसके बाद हमें क्या चाहिए? जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो ठीक करना है। तो हार्डवेयर में हमें क्या ठीक करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उसको बेटर करना है, चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम्स बनानी ज़रूरी है, और प्ले मटेरियल देना है, ताकि जो आपका फन के साथ ही लर्न किया जा सके या फिर प्लेइंग एंड लर्निंग मेथड इस्तेमाल हो। सॉफ्टवेयर में देखें तो नेशनल मिशन ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन के लिए आपका डेडिकेटेड करिकुलम जैसे नवचेतना एंड आधारशिला, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक व्हाट्सएप एंड पोषण ट्रैकर को यूज करके हम उनकी पढ़ाई और पोषण का ध्यान रख सकते हैं। अभी इसमें जो की टर्मिनोलॉजीज है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आईसीडीएस क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है ये 1975 का 2 अक्टूबर को ही रिलीज हो गया था, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जो 6 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी आपकी ज़रूरी है। अभी जैसे हमारे स्टेट आसाम में सीडीपीओ का एग्जामिनेशन होता है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही कंडक्ट करवाती है। तो उसमें आईसीडीएस प्रोग्राम रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कितनी सर्विस प्रोवाइड करती है? 6। न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देती है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन देती है, देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन देती है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, और रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सिर्फ चाइल्ड को खिलाना ही नहीं है, उससे ऊपर जाना है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन देना है, इमोशनल सपोर्ट उनको देनी है, और स्कूल के लिए रेडी बनाना है। तभी हम विकसित भारत गोल 2047 को अचीव कर पाएंगे, जब हम 100 ईयर्स का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और हमारी इकोनॉमी सोसाइटी सभी आगे रहेंगी। तो पोषण भी पढ़ाई भी, इसमें दोनों ही चीज में एम्फेसिस किया गया है कि पोषण भी देना है और एजुकेशन भी देनी है। ट्रिपल डिविडेंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और इससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा। अभी इसका हिस्ट्री देखें तो कब लॉन्च हुआ? आईसीडीएस 75 में। पहला प्राइमरी फोकस क्या था? मेल न्यूट्रिशन को दूर करना, ताकि हम आईएमआर को घटा सके, इन्फेंट मोर्टालिटी को। तो सर्वाइवल में ध्यान दिया गया था। तो अभी सर्वाइवल ठीक हुआ है, तो अभी हमें उनको रिसोर्स बनाने में ध्यान दिया जाना चाहिए। 1986 में अगर देखें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। ओके, जिसमें आपका जो पहले लिमिटेड था टू न्यूट्रिशन, तो 1986 में जो एनईपी था उसने इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया, आंगनबाड़ी का जो एजुकेशन है। फिर 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट आया, 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए अर्ली जो आपकी केयर है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको फ्री एंड कंपलसरी बनाया गया इसमें। ओके, लेकिन जो 0 to 6 का है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 45 में है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, एनएफएसए। तो इसके तहत लीगल बैकिंग मिलता है आईसीडीएस का जो प्रोग्राम है उसको, फूड का प्रोग्राम को स्पेशली। 22 में आपके 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। ये एक वाटरशेड मूवमेंट रहा, क्योंकि इस पे एक्सप्लिसिटली क्लियर तरीके से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर को फॉर्मलाइज कर दिया गया। और प्रेजेंट डे में देखें तो इनिशिएटिव है लाइक पोषण अभियान और पोषण भी पढ़ाई भी। ओके, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो ये काफ़ी प्रैग्मेटिक है, क्योंकि इसमें हम जितना अर्ली चाइल्डहुड केयर में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही क्या है, इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी होगी और उससे वुमेन फ्री होंगी, जो हमने ऑलरेडी देखा। और जो आपके अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है वो भी काफ़ी बेटर ह्यूमन रिसोर्स बन के उभरेगी। बाकी हमें अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, हमें आंगनवाड़ी का जो क्वालिटी है उसको और बढ़ाना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो अगर इसमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन देखें
तो जॉन डुए का जो आइडिया है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्ले, उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये अब जैसे जॉन डुए है, ये प्रीलिम्स के लिए हमें इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसको मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में, एथिक्स में हो। देन अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको भी हम लिख सकते हैं कि हमें कैपेबिलिटी बढ़ाना होगा, उसके लिए हमें जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है उसको, जैसे एजुकेशन हो, स्किल हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर हो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो, उसको देना होगा। चैलेंज में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, लाइक रूम, टॉयलेट, वाटर से सेफ्टी, स्टोरेज ऐसा। टाइम एंड स्टाफिंग का भी कंस्ट्रेंट है। देन आपका ट्रेनिंग क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है, जो क्वालिटी परफेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आंगनबाड़ी में हेल्थ की, एजुकेशन, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायत सभी इंक्लूड हो जाती है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री के बीच में जो आपका कन्वर्जेंस होना चाहिए वो नहीं देखा जाता है, तो उसको कन्वर्ज करना ज़रूरी है। और लास्ट माइल सुपरविजन काफ़ी ज़रूरी है। वर्कफोर्स एंड इंसेंटिव्स भी देना ज़रूरी है। जैसे लो पे है, डिले होता है ऑनरेरियम देने में, तो उसको हमें क्लियर करना है, जल्दी देना है, क्योंकि जब वर्कर मोटिवेट रहेंगे तभी बेटर काम करेंगे। डेटा एंड टेक्नोलॉजी का भी रिस्क है, जैसे डिजिटल डिवाइड है, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, तो अभी क्या है, जो गाँव की महिलाएं हैं या फिर जो टीचर है वो शायद तक इसको बढ़िया से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उसको देखना हमें ज़रूरी रहेगा। फिर जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसका प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि इसमें डेटा को कलेक्ट करके कोई एमएनसी इसको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ ना करे। सोशल एंड बिहेवियरल जो बैरियर है, जैसे पेरेंटल अवेयरनेस नहीं है अर्ली चाइल्डहुड केयर को लेके, तो वो देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस से तो आप समझ ही सकते हैं सोसाइटी में क्या होगा, इंटर जनरेशनल जो इनइक्वालिटी है उसको हम दूर कर पाएंगे बाय गिविंग अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो किसी घर में आप समझ लीजिए जनरेशन टू जनरेशन वाइज क्या है, पोवर्टी है, तो उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर मिला तो वो चाइल्ड क्या होगा, बेटर पढ़ेगा लिखेगा, तो आगे जाके बेटर कमाई करेगा। पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली भी इसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वोटर से इसका कनेक्शन है, तो ये अगर पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें ध्यान देती है तो उनको भी बेनिफिट रहेगा। लीगली अगर देखें तो इसमें जो आपका लीगल डिफरेंस, जैसे फूड सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट है, डिसेबिलिटी इंक्लूजन का जो नॉर्म है उसको बेटर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ओके, एथिकली देखें तो जस्टिस, केयर एथिक्स, रिस्क एथिक्स, ये सभी हमें देखना ज़रूरी है। देन इंटरनेशनली देखें तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका पोवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सभी से ये मेल खाता है। देन एनसीईआरटी अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत आप कवर कर लीजिएगा, बाकी तो हमने हम करते ही हैं सारी चीज़ों को, फिर भी आप अपने ओर से ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी सिलेबस का हर पार्ट से लिंक है, सोसाइटी से भी लिंक है, आपका इकोनॉमी से लिंक है, एथिक्स से लिंक है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें डिफाइन करना है अ क्लियर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, अलाउ स्टेट इनोवेशन। तो एक क्लियर जो आपका नेशनल स्टैंडर्ड है उसको हमें डिफाइन करना ज़रूरी है, खाना का हो, एजुकेशन का हो, वगैरह वगैरह। प्रोफेशनलाइज करना है वर्कफोर्स को, लेयर्ड बाय लेयर्ड ट्रेनिंग देनी है, और आपका जो सर्टिफिकेशन है वो बेटर होना ज़रूरी है। जब वर्कर आपका स्किल्ड होंगे तो ही बेटर वर्क कर पाएंगे, बेटर केयर कर पाएंगे। मेक सेंटर ट्रूली चाइल्ड फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव। सेंटर्स जो है, नॉट सेंटर्स, सेंटर्स, मेक सेंटर्स ट्रूली चाइल्ड फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव। तो जो सेंटर है उनको हमें चाइल्ड फ्रेंडली बनाना है, जैसे सेफ बिल्डिंग होना, वाटर, टॉयलेट, वेंटिलेशन, सभी चीज़ों की मतलब कमी ना रहना। लर्निंग मटेरियल्स में जो भी मटेरियल चाहिए, टॉय हो, कार्ड हो, लोकल टॉयज हो, एक्टिविटी किट्स हो, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो लोकल टॉय से क्या है, इंडिजीनियस जो नॉलेज है वो दे सकते हैं। फिक्स गवर्नेंस थ्रू रियल कन्वर्जेंस, तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में वीकनेस है उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। यूज़ टेक्नोलॉजी लाइटली एंड वाइजली, जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें लाइटली एंड वाइसली लेना है। टू टेक्नोलॉजी शुड रिड्यूस पेपर वर्क, तो क्यों हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए। और सपोर्ट करना है नज को, नज मतलब बिहेवियर जो है पेरेंट्स का, उसको हमें और ठीक करना ज़रूरी है। बिल्ड करना है ट्रस्ट एज मिशन आउटकम, तो कम्युनिटी को हमें इंक्लूड करना होगा, मदर ग्रुप्स को,
ताकि हम क्या कर सके, अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो इम्पोर्टेंस है वो समझा सके। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, द अदर हाफ ऑफ फ्यूचर, वुमेन्स रोल इन एआई एज। तो एआई का जो एज है उसमें हम वुमेन का क्या रोल रहेगा उसको हमें देखना होगा। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का जो सेंसस होता है 2011 में लास्ट हुआ था, उसके हिसाब से 48% जो हमारी देश की आपकी आबादी है वो वुमेन है। और वुमेन क्या है, आपके एजुकेशन में हो या फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में हो या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, मेल के कंपैरिजन में जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। तो अभी हम जो आधा पॉपुलेशन है उसको अगर वो पीछे रह जाती है, उसमें सिर्फ चंद आपके 20-30% ही वुमेन अगर पार्टिसिपेट करती है, तो क्या होता है, देश की जो पोटेंशियलिटी है वो हम लूज कर देते हैं। और जो एक बर्ड है वो सिर्फ एक विंग में फ्लाई नहीं कर सकता है, एक विंग ठीक है दूसरा विंग वीक है तो भी वो फ्लाई नहीं कर सकता है। इसीलिए दोनों ही विंग को हमें मजबूत बनाना ज़रूरी है। तो वही इसमें कहा गया है कि हमें मूव बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सोशल जस्टिस आर्ग्यूमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो जो जेंडर इक्वालिटी का जो पुराना आर्ग्यूमेंट है उससे हमें आगे बढ़ना होगा और वुमेन को पार्टिसिपेट करवाना होगा इन एवरी स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड आपकी टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो एक समय था इंफॉर्मेशन का एज था, अभी इंफॉर्मेशन का एज नहीं है, अभी इंटेलिजेंस का एज है। जो क्या डिमांड करता है, इनोवेशन को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और हाई वैल्यू रिसर्च को। तो हाई वैल्यू रिसर्च में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, इनोवेशन में हमें महिलाओं को भी इंक्लूड करवाना होगा। तो तभी क्या है, हम जो वन इंजन प्रॉब्लम होके रखा है कि सिर्फ मेल पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हमें उस बैरियर को तोड़ के फीमेल को भी उस जर्नी में शामिल करवाना होगा। जैसे लाइक चाइना में अगर देखें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 60% है, जबकि इंडिया में ये 30% है। तो कितना ज़्यादा हम ग्लेरिंग जो वीकनेस है वो देख सकते हैं। और एआई एंड ह्यूमन अगर क्वालिटीज़ देखें तो इन रियलिटी क्या है, एआई सभी टास्क को ऑटोमेटिक कर रही है। जो इवन रूटीन कॉग्निटिव टास्क है वो भी, मतलब जो हमें सिंपल कैलकुलेशन करना होता है, डेटा मेंटेन करनी होती है, इन सभी चीज़ों में अभी एआई माहिर है, एआई खुद कर लेगा। तो इसमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, बस कमांड देना है। तो जो यूनिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है, लाइक एम्पैथी है, कॉम्प्लेक्स जजमेंट है, एथिकल रीजनिंग है, फिर हॉलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये मशीन नहीं कर सकती है। इसके लिए ह्यूमन को चाहिए। और इसमें ह्यूमन में सिर्फ हमें मेल को देखने से नहीं होगा, फीमेल का जो साइड है वो भी देखना ज़रूरी होगा। जैसे जो जजमेंट है, जजमेंट देने, अभी जजमेंट का कोई आपका फाइल बनाना है, उसको रेडीमेड एआई बना देगा, लेकिन उसमें जो आपकी एम्पैथी डालनी है, उसमें जो क्रिटिकल एनालिसिस डालना है वो जज डालेंगे। तो उसमें अगर पुरुष जज रहते हैं तो क्या है, मतलब बायस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, एक महिला रहती है तो वो महिला का पॉइंट बेटर समझ सकते हैं। एल्गोरिदमिक बायस एंड सेफ्टी आप देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। क्यों वैल्यू न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो कोई क्रिएटर है, तो जो क्रिएटर है उसका जो बायसनेस है वो टेक्नोलॉजी में दिखाई पड़ता है। तो अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मेल के द्वारा ही बनाई जाती है, इनोवेशन की जाती है। तो उन टेक्नोलॉजीज में क्या है, एक आपका फीमेल सेंट्रिक बायस रह सकता है, फीमेल के अगेंस्ट बायस रह सकता है, और जो बायस क्या करेगा, वुमेन को पीछे धकेलेगा। जो एल्गोरिदम है वो वुमेन को पीछे धकेलेंगी या फिर बायस रहेंगी। तो इसीलिए क्या है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें वुमेन का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी लेना ज़रूरी है। प्लस इसमें सिल्वर इकोनॉमी को भी कनेक्ट किया है कि आज हम देख सकते हैं हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यही डिविडेंड एक समय पे जाके क्या होने वाली है, ओल्ड एज होने वाली है। तो सोसाइटी एजिंग होने वाली है, तो जो एजिंग सोसाइटी रहेगी उनके लिए हमें क्या करना होगा, असिस्टिव रोबोटिक्स चाहिएगा, टेलीमेडिसिन चाहिएगा, स्पेशलाइज केयर चाहिएगा। तो इसको लेके भी एक इकोनॉमी बनेगी, इन सर्विसेज को लेके, इन गुड्स को लेके। तो उसी को कहा गया है सिल्वर इकोनॉमी। तो इस सिल्वर इकोनॉमी में महिलाओं का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि महिला के पास क्या होता है, केयर गिविंग का, एम्पैथी का एक आपका ये कह सकते हैं हम कि नेचुरली उनके पास ज़्यादा क्वालिटीज़ रहती है केयर रिगार्डिंग, क्योंकि उनका जो फर्टिलिटी का क्वालिटी है या फिर चाइल्ड बेयरिंग का क्वालिटी है, इसीलिए वो ह्यूमन को क्या कर सकती है, जो केयर है ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए हम क्या है, जो आपकी नर्सेस से ज़्यादा देखते हैं, ओके, ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है। मैं इसमें जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा सुइटेबल माना जाता है बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। की टर्मिनोलॉजीज तो मैंने ऑलरेडी समझाया है। इसमें हिस्टोरिकल अगर देखें इसमें तो 1990 से आगे देखें तो स्कैसिटी एंड प्रोटेक्शनिज्म था, वुमेन का रोल काफ़ी कम था।
इकोनॉमी में, सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी में ही या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में उनको एम्प्लॉय किया जाता था। 1991 के बाद रिफॉर्म एंड आईटी बूम आया, तो इसमें महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला। फिर 2010 के बाद हम स्टार्टअप वेब देख सकते हैं। उस वेब में क्या हुआ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्लोली राइज करने लगी। और पोस्ट 2020 में देखे तो एआई आया, हाइब्रिड मॉडल आया बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इससे भी क्या हुई, जो वुमेन है उनको एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिला कि वो ऑफिस में भी वर्क कर सकते हैं और घर में भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इससे क्या है, अभी हमने इसमें क्या समझा कि एक जो सुविधा है वो उनको प्राप्त हुई है। तो अभी नेक्स्ट अगर देखें वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, पॉलिसी बनानी है ताकि हम केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सके। केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे डे केयर फैसिलिटी, जिसमें महिलाएं अपनी जो खुद की चिल्ड्रन है उनको रख के जा सके और निश्चिंत होकर काम कर सके। कॉरपोरेट रिटर्नशिप को मैंडेट करना ज़रूरी है कि महिला एक बार जब आपकी मैटरनिटी लीव में रहती है तो उनको टर्मिनेशन की तरह देखा जाता है, तो वैसे नहीं देखना है, इस तरीके से देखना है कि वो फिर से आएंगी। क्योंकि एक जो चाइल्ड बियर करती है महिला, वो चाइल्ड सिर्फ उन्हीं का चाइल्ड नहीं है, वो देश का भी भविष्य है। तो इसीलिए उनको फिर से रिटर्नशिप का हक जो है वो मिलना चाहिए और मैटरनिटी लीव जो है वो भी मिलनी चाहिए विदाउट एनी कंसर्न। ओके, नेक्स्ट एजुकेशन में जो स्टेम टू स्टीम में जाना है, तो स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसके साथ ही STEAM में जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आर्ट्स, एथिक्स ये भी आने चाहिए। एम्पैथी, हॉलिस्टिक थिंकिंग, इन सभी चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। और जो हाइब्रिड वर्क कल्चर है उसको नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। बाकी इसी तरीके से और 7-8 आर्टिकल को इसमें आपका पिरोया गया है, तो इन सभी चीज़ों को एक बार आप बेटर तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। बाकी 2 आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से समझना है, मेन आर्ग्यूमेंट समझना है, की टर्म्स अगर नहीं समझ पा रहे उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, चैलेंज क्या है, इसका डायमेंशंस क्या है, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है और इसका पॉसिबल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप अपनी ओर से मिस मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, इसी तरीके से आपका प्रिपरेशन जो है वो बेटर रहेगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।